इंश्योरेंस जो सेक्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन इरडा के बारे में जैसे एक आध बार आया है, शायद ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं उससे संबंधित, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट उसका मेंशन नहीं है, ना तो पुराने सिलेबस में है ना नए सिलेबस में है, लेकिन कुछ चीजें उसमें आ सकती हैं, जैसे LIC है, GIC है, इरडा के बारे में है ना, उससे संबंधित स्कीम्स वगैरह जो हैं। तो टॉपिक है, छोटा टॉपिक है ये, बीमा इंश्योरेंस। बीमा की जो धारणा है ये एक्चुअली ब्रिटेन की धारणा है, यानी ब्रिटेन ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, उनके क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। भारत पर प्रभाव, अच्छा हाँ, तो कैशलेस इकोनॉमी बता दूंगा। अभी क्या है कि कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं, तो इसमें नए टॉपिक से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। बीच में जो भी छूट गया है या जो चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इंश्योरेंस संबंधी क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 मार्कर्स और 5 या 6 मार्कर्स। 15 में तो देखो बनेगा नहीं, 15 से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर बनता है 11 मार्क्स में या 15 मार्क्स में, तो कोई स्कीम पूछ सकते हैं, कोई नई स्कीम आई है एक दो, तो उनको मिला करके पूछ सकता है ना। लेकिन 15 या 11 मार्क्स में पूछना बहुत मुश्किल है। इससे संबंधित जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्कर्स, 5 या 6 मार्कर्स में ही पूछे जाए, है ना। तो बीमा कहाँ की धारणा है, बहुत फैक्चुअल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत में बीमा को ब्रिटेन से लिया गया है। तो पहला 3 मार्कर्स हो गया ना। बीमा की स्टार्टिंग या बीमा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई, या बीमा को भारत ने किस देश से अडॉप्ट किया, किस देश से ग्रहण किया, है ना। तो ये है पहला क्वेश्चन, बीमा की धारणा किस देश से ली गई, ये है ना। इसके बाद आता है बीमा किस सूची का विषय है। तो यहीं पर मैं बता दूं कि बीमा जो है संघ सूची का विषय है ना। बीमा किसका विषय, किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है, यानी बीमा के संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। तो ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे आंसर, बीमा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय। बीमा किस सूची का विषय है, उसमें क्या लिखेंगे, बीमा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद पर, बहुत कॉमन बात है, ठीक। बीमा के कितने रूप हैं, बीमा के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं। तो बीमा के 2 रूप हैं, एक जीवन बीमा और एक सामान्य बीमा, ठीक है। बीमा के 2 रूप हैं, जीवन बीमा है, दूसरा सामान्य बीमा। इनके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना लिखने से 3 नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसमें आपको बताना पड़ेगा जीवन बीमा किसका होता है, सामान्य बीमा किसका होता है, जीवन बीमा में क्या होता है, सामान्य बीमा में क्या होता है, इस तरीके से। तो जीवन बीमा जो है ये व्यक्तियों का बीमा है ना। जीवन बीमा में लिखना है कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों का बीमा होता है, जिसमें सुरक्षा तथा जोखिम दोनों तत्व पाए जाते हैं। जीवन बीमा की डेफिनेशन अगर पूछ सकता है अलग से कि जीवन बीमा होता क्या है या किसका होता है, इसमें क्या होता है, तो
उसमें भी इस तरह का आंसर आप लिख सकते हैं। जीवन बीमा क्या है? है ना? तो जीवन बीमा क्या है, इसमें क्या बताएंगे? इसमें व्यक्तियों का बीमा होता है जिसमें सुरक्षा तथा जोखिम दोनों के तत्व पाए जाते हैं। जिसमें सुरक्षा तथा जोखिम दोनों के तत्व पाए जाते हैं। जीवन बीमा व्यक्तियों का बीमा होता है जिसमें सुरक्षा तथा जोखिम दोनों के तत्व पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब उसमें सुरक्षा भी है, मैं गलत बोल गया, इसमें सुरक्षा का तत्व पाया जाता है। सामान्य बीमा में सुरक्षा और जोखिम दोनों के तत्व पाए जाते हैं, तो मैं उसमें संशोधन कर लेना, इसमें केवल सुरक्षा का तत्व होता है। जीवन बीमा व्यक्तियों का बीमा होता है जिसमें सुरक्षा का तत्व होता है, यानी आपने जो इंश्योरेंस कराया है, अपना जो इंश्योरेंस कराया है, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको अमाउंट मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी अमाउंट मिलेगा। हाँ, तो जीवन बीमा और सामान्य बीमा इनमें अंतर भी पूछ सकता है। देखो दोनों में अगर आपको पूछा है बीमा के कितने रूप हैं, तो हाँ क्लियर है, ठीक है, ओके। बीमा के कितने रूप हैं? तो जीवन बीमा, सामान्य बीमा, इसमें एक एक लाइन लिख देना है। यह व्यक्तियों का बीमा होता है जिसमें सुरक्षा का तत्व पाया जाता है। यह व्यक्तियों के अलावा अन्य का बीमा होता है ना, जैसे मकान, पशु, फसल, गाड़ी, है ना, मोटरसाइकिल, कार आदि का बीमा होता है। व्यक्तियों के अलावा जैसे गाड़ी यानी मोटरसाइकिल, कार, फसल, पशु, मकान, है ना, आदि का बीमा ये जीवन बीमा होता है जिसमें सुरक्षा तथा जोखिम दोनों के तत्व पाए जाते हैं। जिसमें सुरक्षा तथा जोखिम दोनों के तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए मैं यहां पर आपको अंतर लिख देता हूं। जीवन बीमा, सामान्य बीमा, है ना, दो प्रकार के बीमा होते हैं। जीवन बीमा ये व्यक्तियों का बीमा है, अन्य जैसे गाड़ी, व्यवसाय, मकान, पशु, आदि का बीमा। इसमें सुरक्षा का तत्व है ना, इसमें सुरक्षा का तत्व होता है। यानी आपने अपना जो बीमा कराया है उस बीमे की जो राशि है वो मिलेगी, चाहे आपको प्रॉब्लम हुई हो या ना हुई। अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए दुर्घटना हो जाती है, उसको प्रॉब्लम आ जाती है, तो बीच में उस व्यक्ति की दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उस समय ही उसको पूरी राशि मिल जाती है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो बीमा का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बाद, पूरा होने के बाद मिल जाती है। जो पॉलिसी मेच्योर हो जाती है उसको बोलते हैं पॉलिसी का मेच्योर हो जाना। तो पॉलिसी जब मेच्योर हो जाती है, टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको पूरी राशि मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं सुरक्षा है, इसमें रिस्क नहीं, यानी जोखिम नहीं। और इसमें सुरक्षा भी है और जोखिम भी है। सुरक्षा तथा जोखिम,
सुरक्षा जोखिम का मतलब है कि सुरक्षा तो है, आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो राशि मिलेगी, प्रॉब्लम नहीं होती है तो नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम हो रही है तो मिलेगी, यानी सुरक्षा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई तो आपके पैसे तो जा ही रहे हैं, तो जोखिम है ना। इस चक्कर में जो है कई से लोग, बहुत से लोग जो है वही गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराते, जबकि कराना चाहिए। उनको लगता है कि अरे फालतू पैसे हैं। अगर नहीं कराया है इंश्योरेंस और प्रॉब्लम हो गई, यानी एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, चोट लग गई, और आपकी पॉलिसी नहीं है, आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, जनरल इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आपको आए, है ना। इसलिए जो है इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। हमारे यहाँ पर केवल गाड़ी का इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है ना, बाकी का अनिवार्य नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी आ सकता है, भारत में यह अनिवार्य नहीं है। कुछ देशों में है ये, है ना। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करते हैं, वैसे व्यक्ति का भी इंश्योरेंस वहां पर चेक किया जाता है। नहीं अगर उसने अपना इंश्योरेंस कराया है तो उस पर जुर्माना उसको देना होता है, पेनल्टी लगती है, जैसे हमारे यहाँ पर गाड़ी के लिए लगती है। तो ये हमारे अनिवार्य नहीं है। इसमें केवल गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, आपका जो वाहन है यानी बाइक, कार, उसका इंश्योरेंस अनिवार्य है ना। इसमें गाड़ी का भी अनिवार्य है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत इसमें जो उपक्रम आता है वो LIC है। LIC जो है इसके लिए काम करता है, और इसमें है GIC। गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत जो उपक्रम है, जो ये व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें LIC इधर है, GIC यहाँ पर। तो ये देखो, बीमा के दो रूप हैं, तो उसमें आपको केवल यही 2 पॉइंट लिखना है, जो एक लाइन 1.5 लाइन में आ जाएंगे, 1.5 लाइन 3 लाइन में हो जाएंगे, है ना, दोनों के नाम, और उसमें 1.5 लाइन। यह व्यक्तियों का बीमा है जिसमें सुरक्षा का तत्व होता है। यह व्यक्तियों के अलावा अन्य जैसे गाड़ी, व्यवसाय, मकान, पशु आदि का बीमा है जिसमें सुरक्षा जोखिम दोनों तत्व पाए जाते हैं। बस, तो ये बीमा के रूप हो गए। पर्टिकुलर अगर जीवन बीमा आपको पूछा जाता है तो ये तीन पॉइंट आपको बता देना है। सामान्य बीमा पूछा जाता है तो उसके 3 पॉइंट आपको बता देना है, 3-4 पॉइंट जो भी है। दोनों में अंतर अगर पूछा जाता है तो अंतर तो हो ही गया। तो कितनी सारी चीजें इसके अंतर्गत मैंने बता दी, एक तीर से कई निशाने हो गए। ठीक है, तो ये हो गया जीवन बीमा, सामान्य बीमा, इसके बारे में। अब इसमें आगे हम बात करते हैं LIC और GIC के बारे में। LIC क्या है, या जीवन बीमा निगम क्या है? जीवन बीमा निगम के बारे में और सामान्य बीमा निगम के बारे में। इन दोनों के बारे में भी 3-3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों के बारे में जरूर 3-3 पॉइंट आपको लिखना है। देखिए क्या था, पहले जो बीमा सेक्टर था, बीमा और बैंकिंग दोनों ही सेक्टर्स पहले जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर में संचालित होते थे। यानी ये जो व्यवसाय था, बीमा का व्यवसाय, बैंकिंग व्यवसाय, इसमें प्राइवेट सेक्टर ही जो है काम करता, गवर्नमेंट सेक्टर का इसमें रोल नहीं होता था, यानी संचालन नहीं करता था। नियंत्रण गवर्नमेंट सेक्टर करती थी, अभी भी करती है। लेकिन क्या हुआ कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो जनता का शोषण करने लगी, जनता के हितों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं जो है जनता को बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, तो जनता ने कंप्लेंट्स की सरकार को। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो है जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी
बीमा संबंधी कारोबार करने वाली, उनको जो है उठा करके क्या कर दिया, उनको जो है सरकारी क्षेत्र है उनका राष्ट्रीयकरण कर, बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण, बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण जो है 1 सितंबर 1956 के, हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत में बीमा व्यवसाय का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में बीमा व्यवसाय का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने पढ़ा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण हुआ है, क्योंकि बीमा और बैंकिंग दोनों ही क्षेत्र जो है पहले प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत संचालित होते थे। दोनों में जो काम होता था प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत होता था, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें संचालन नहीं करती थी, नियंत्रण का काम करती थी। लेकिन प्राइवेट जो बैंक थे, प्राइवेट जो बीमा कंपनियां थी, वो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती थी, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के चक्कर में जो है जनता का हित करती थी, जनता का शोषण करती थी। इससे जो है जनता ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की, बहुत सारी शिकायतें की सरकार को, तो सरकार ने जो है बीमा और बैंकिंग दोनों का राष्ट्रीयकरण किया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग पढ़ चुके हैं 1969 में हुआ, 19 जुलाई 1969 में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन इसके पहले बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1 सितंबर 1956 को हुआ है, जिसमें करीब 245 प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनियां थी, उनका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, अपने अधिकार में उनको ले लिया, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण करना। निजीकरण राष्ट्रीयकरण ये अपोजिट धारणा है ना। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में उसको सौंपना, और उसका उल्टा है राष्ट्रीयकरण करना ना। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उनको जो है सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना, इसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो 1 सितंबर 1956 को करीब 245 बीमा कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली, उनको जो है सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, और इसके परिणाम स्वरूप एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अस्तित्व में आया, जिसको कहते हैं जीवन बीमा निगम। 1 सितंबर 1956 है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके 1 सितंबर 1956 को इसको स्थापित किया, या इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके किया गया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय चारों महानगरों में है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, चार जो महानगर है वहां पर इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, एकमात्र उपक्रम है जो जीवन बीमा का कारोबार कर रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जीवन बीमा का कारोबार करने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जीवन बीमा संबंधी कारोबार करने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और इसकी खास बात यह है कि ये सबसे बड़ा है, मतलब आप ये देखें कि 28-30 बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अकेला LIC है, लेकिन सबसे ज्यादा कारोबार इसका है। और रेशो कितना है, 70 और 30 का रेशो, 70% जो है इसकी हिस्सेदारी है ना। जीवन बीमा संबंधी जो पूरा व्यवसाय है उसमें 70% हिस्सेदारी जीवन बीमा निगम के अकेले है, और 30% में बाकी जो है प्राइवेट कंपनी है। आप सोचो, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है जब जीवन बीमा का 3 नंबर में क्वेश्चन आपको आता है। यह बीमा व्यवसाय का सबसे बड़ा उपक्रम है,
जिसकी जीवन बीमा में हिस्सेदारी 70%, जिसकी जीवन बीमा में हिस्सेदारी 70% है। तो ये डेटा आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये 3 नंबर में आपको ऐसे लिखना है, 3 पॉइंट आपको बताना रहेगा। जीवन बीमा संबंधी क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्थापना हो गई और इसका मुख्यालय, उसी में क्षेत्रीय कार्यालय आप बता सकते हैं अगर चाहें तो। और फिर ये सबसे बड़ा उपक्रम है बीमा व्यवसाय का और इसकी हिस्सेदारी 70%। ठीक, तो इस तरीके से हो गया जीवन बीमा निगम। सामान बीमा निगम, इसकी स्थापना सामान बीमा व्यवसाय करने वाली जो कंपनियां थी उसके राष्ट्रीयकरण के बाद जो है हुई। ये दूसरा बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण है ना। 1 नवंबर 1972 बीमा व्यवसाय का दूसरा राष्ट्रीयकरण। बीमा व्यवसाय का पहला राष्ट्रीयकरण 1956, दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1972 को हुआ। और उनका राष्ट्रीयकरण करके जीवन सामान बीमा निगम की स्थापना है ना। सामान बीमा निगम की स्थापना का समय है 1 नवंबर 1972। इसको ऐसे ही लिखना है, इसका भी लिखने का जो पैटर्न है सेम ही रहेगा। इसकी स्थापना बीमा व्यवसाय सामान बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके 1 नवंबर 1972 की। इसका मुख्यालय मुंबई है। इसके अंतर्गत जो है 4 कंपनियां काम कर रही, हालांकि 2000 में इनको स्वतंत्र कर दिया गया। पहले जो है जो बीमा व्यवसाय कारोबार होता था 4 कंपनियां करती थी, लेकिन वो जीआईसी के नाम से होता था। लेकिन अब जो है जो 4 कंपनियां हैं वो अपने नाम से कारोबार अब करने लगी। 2000 के बाद जो है अब 4 कंपनियां जो इसके अधीन थी पहले, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, अपने नाम से कारोबार कर रही हैं। उसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 जो है बीमा व्यवसाय की कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हैं। ये 4 कंपनियां पहले जीआईसी के अंतर्गत ही आती थी, जीआईसी के अधीन ही ये कारोबार करती थी। 2000 के बाद जो है इनको अपना कारोबार स्वयं करने का अधिकार मिल गया है ना। 4 कंपनियों के नाम आपको याद रखना है। जीआईसी के अंतर्गत जो आती थी पहले, अब उससे अलग कारोबार कर रही हैं। ये हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता है इसका मुख्यालय। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस चेन्नई, है ना। इनके मुख्यालय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दी ओरिएंटल दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली। ये 4 जो है
कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम कर रही हैं, इनका जो कारोबार है वो पहले सामान्य बीमा के अधीन होता था। 2000 में इसको उनको अलग कर दिया गया, ये स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन है प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो इनके जो मुख्यालय हैं वो कभी पूछ सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर में कार्य करने वाले उपक्रम जो सामान्य बीमा का व्यवसाय करते हैं कौन से हैं, उनके मुख्यालय लिखिए। तो आपको इन चारों कंपनियों के नाम और इनके मुख्यालय लिखने पड़ेंगे। 3 नंबर में ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, जीआईसी का अलग से क्वेश्चन और चारों कंपनियों का अलग से क्वेश्चन, एलआईसी और जीआईसी। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसमें एक कमेटी गठित की गई थी, मल्होत्रा समिति, आर.एन. मल्होत्रा जो कमेटी है 1989 में उसका गठन किया गया, 1993 में उसने रिपोर्ट दी थी, है ना। मल्होत्रा समिति का भी क्वेश्चन 3 नंबर में बन सकता है। मैं फैक्चुअल चीजें ही बता रहा हूं क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, बहुत घुमा के, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, और 3 नंबर में ही ज्यादातर क्वेश्चन आएगा। अगर 5 या 6 नंबर में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो स्कीम से रिलेटेड बनेगा, कोई नई बीमा संबंधी स्कीम अगर लॉन्च हुई है तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या इरडा के बारे में बन सकता है 5 या 6 नंबर में। बाकी ये 3 नंबर में ही पूछे जाएंगे। और जैसा मैंने पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन रेयर केस में कभी क्वेश्चन आ जाए, आपने अगर नहीं उसको तैयार किया है तो आपसे नहीं बन पाए, है ना। 3 नंबर या 5 नंबर का नुकसान आपको हो सकता है। और ये जनरल टॉपिक है, इनको जैसे जो लगातार मेंस लिख रहा है, प्री दे रहा है, प्री निकाल रहा है, तो वो बिना पढ़े ही वहां पर लिख देगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा तभी वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले से अगर देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको वहां पर ज्यादा लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मल्होत्रा समिति के बारे में बता रहा था। मल्होत्रा समिति आर.एन. मल्होत्रा ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, पूर्व गवर्नर आरबीआई के आर.एन. मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। 1993 की है, वैसे 1993 में इसने रिपोर्ट दी थी, और 1989 में गठन है, और इसने बीमा सेक्टर में निजीकरण की सिफारिश की थी ना। इसने जो है बीमा क्षेत्र में निजीकरण की सिफारिश की थी। 2 खास इसके पॉइंट हमें ध्यान रखना है। उसने बोला था कि बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया जाना चाहिए। 1991 से जो है उदारीकरण, निजीकरण का दौर शुरू हुआ। जैसा मैंने बताया था कि पहले बीमा व्यवसाय जो है पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में होता था, संचालित होता था, फिर पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया, राष्ट्रीयकरण हुआ, और मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको निजी क्षेत्र में सौंपने की बात कही गई। तो निजीकरण जो है इसकी सिफारिश पर बीमा व्यवसाय का हुआ है। तो 2 चीजें इसमें आएंगी, एक तो बीमा व्यवसाय के निजीकरण की सिफारिश इसने की, और दूसरा जो है बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की, इरडा की स्थापना की सिफारिश की थी इसने। मल्होत्रा समिति ने एक तो बीमा व्यवसाय के निजीकरण की सिफारिश की, 2 खास पॉइंट है इसमें, बीमा व्यवसाय का निजीकरण, दूसरा इरडा की स्थापना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश इसके द्वारा की गई थी, इरडा जिसको हम बोलते हैं इरडा, है ना। तो 2 खास पॉइंट इसमें लिखना है, तो स्थापना और इसका रिपोर्ट का समय हो गया, दूसरा बीमा व्यवसाय का
का निजीकरण करना, ये सिफारिश है। दूसरा, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना करना, बीमा व्यवसाय का निजीकरण करना। दूसरा, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना करना। एक्चुअली जो है, चूंकि प्राइवेट सेक्टर में इसको सौंपने की बात कही थी, तो एक नियामक निकाय, नियामक अभिकरण की स्थापना जरूरी हो गई, जो बीमा व्यवसाय की जो गतिविधियां उनको कंट्रोल किया जा सके इसके माध्यम से। तो बीमा व्यवसाय का नियामक अभिकरण जो है, उसका नाम है बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है इरडा के बारे में कि बीमा व्यवसाय का नियामक अभिकरण कौन सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीमा व्यवसाय से संबंधित नियामक अभिकरण कौन सा है, उसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है, उसके अध्यक्ष कौन है, इस तरह की चीजें उसमें आ सकती है ना। बीमा व्यवसाय का नियामक अभिकरण है इरडा। इसकी स्थापना किसके तहत हुई, तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। इसके एक अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है जिसका नाम है बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999। ठीक है, तो मल्होत्रा समिति के बारे में मैंने बताया है, इसका गठन, इसकी रिपोर्ट और सिफारिशें क्या है। बीमा व्यवसाय का निजीकरण, दूसरा बीमा की नियामक एजेंसी, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना, ये हो गया मल्होत्रा समिति। अब हम बात कर रहे हैं इरडा के बारे में। तो इरडा शॉर्ट में भी आपको दे सकता है, शॉर्ट फॉर्म उसका इरडा है ना, इस तरह से भी लिख के दे सकता है, और IRDA ऐसा करके भी लिख सकता है। हिंदी में IRD, IRDA है ना। या तो इरडा ऐसे पूछ लेगा 3 नंबर में, या ऐसे पूछ लेगा, या पूरा नाम बीमा नियामक विकास प्राधिकरण क्या है ऐसा करके पूछ लेगा, या बीमा व्यवसाय संबंधी नियामक निकाय कौन सा है, बीमा व्यवसाय संबंधी नियामक निकाय कौन सा है। इस तरह से भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बीमा व्यवसाय संबंधी नियामक जो अभिकरण है वो है इरडा, यानी बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। अगर शॉर्ट फॉर्म आपको पूछा जाता है तो उसका पहले फुल फॉर्म लिखना होता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, तो कई बार मैंने बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी का शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है तो आपको जो है हेड ऑफिस में भी बता रहा हूँ, हैदराबाद है इसका हेड ऑफिस। जो इरडा का हेड ऑफिस है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है ना। और स्थापना अधिनियम के तहत हुई है 1999 में, है ना। कार्य 2000 से प्रारंभ किया था, लेकिन स्थापना का समय है, अधिनियम का समय भी 1999 है और स्थापना का समय भी 1999। और मुख्यालय इसका हैदराबाद है। इसके जो चेयरमैन है सुभाष चंद्र, शायद ऐसा का नाम है, सुभाष चंद्र खूंटिया ऐसा करके शायद नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यही है ना, सुभाष चंद्र खूंटिया। हाँ, तो मतलब उसका अध्यक्ष भी अगर आपको याद है उस समय, हाँ सुभाष चंद्र खूंटिया ही है, बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके अगर अध्यक्ष का नाम आपको अगर, हाँ सुभाष चंद्र खूंटिया सही है, सही है। अध्यक्ष का नाम अगर आपको याद है तो आप लिख दें वर्तमान अध्यक्ष का नाम। अगर कोई डाउट है तो मत लिखें, कोई जरूर नहीं इतना रहता है ना, लिखते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसका जो मुख्यालय है, हाँ सॉरी, ये बता रहा था कि जो शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है उसका आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। नहीं, हाँ 2018 में नियुक्त, सही है, मई 2018 में इनको नियुक्त किया गया था, सुभाष चंद्र खूंटिया को, बता रहे हैं, सही है। हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले उसका फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा। ये सभी में कॉमन बात है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटी की बात नहीं
नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म आपको दिया है तो उसका पूछने का आशय यही है कि पहले आप उसका फुल फॉर्म बताएं, फिर उसके बारे में आगे लिखें। तो इरडा और शॉर्ट फॉर्म जैसे इंग्लिश मीडियम का है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो इंग्लिश में लिखना है, लेकिन हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसको इंग्लिश जो टर्म्स है उसको हिंदी में देवनागरी में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा आपको लिख करके देखना पड़ेगा। कई बच्चों को तो हिंदी में ही प्रॉब्लम आती है लिखने में, फिर इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में लिखना है तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे इरडा को लिखना है IRDA, तो इसका फुल फॉर्म आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा इंश्योरेंस, मैंने वैसे लिखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपको देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस तो मैंने कई बार लिखा है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऐसे लिखेंगे मैंने, हाँ ये एश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस, ठीक है सही लिखा है। ये देखो ये एश्योरेंस है, ये ध्यान रखने की बात, ये एश्योरेंस है यहाँ पर, बाकी सभी में इंश्योरेंस ना, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो सभी में इंश्योरेंस केवल दूसरे में एश्योरेंस, और यहाँ पर इंश्योरेंस आई यानी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा नाम है ये वैसे, ऑफ इंडिया ये पूरा नाम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो पहली लाइन में उसके आगे फुल फॉर्म आप लिख देंगे, फिर इसकी स्थापना लिख करके ना डैश लगा के फिर लिख देंगे, तो आपको फिर वो की गई इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। IRDA जैसे अपने हेडिंग लिखा, उसके आगे ये लिख दिया, फिर दूसरे नीचे मल्होत्रा समिति सिफारिश पर ये अधिनियम है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम 1999 के तहत 1999 के तहत 19 अप्रैल 1999 को इसकी स्थापना हुई। हाँ, और मुख्यालय इसका हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी, ठीक है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष, हाँ सही है, ये भी याद आ गया, हाँ वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया, ये आपका हो गया। और फिर इसका कार्य लिखना है, ठीक है। फिर नीचे एक हेडिंग कार्य लिख करके उसको आगे डैश लगा के, गठन जो है 1999, कार्य प्रारंभ किया 2000 ऐसा। हाँ, तो कार्य इसका क्या है, सभी बीमा कंपनी, है ना। हाँ 19 अप्रैल, हाँ सही है, ये 19 अप्रैल 1999 है। हाँ, सभी बीमा कंपनियों, बीमा व्यवसाय करने वाली सभी कंपनियों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, सभी कंपनियों के कारोबार को का विनियमन तथा नियंत्रण करना, इस तरह से एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते। पूरा अगर आपको 6 नंबर में आता है, 5 या 6 नंबर में आता है तो उसके कार्य के और पॉइंट लिखना है, 3 नंबर में आता है तो फिर एक मेन पॉइंट आपको कार्य लिख करके डैश लगा के लिखना है, बीमा व्यवसाय करने वाली सभी बीमा कंपनियों के कारोबार का विनियमन तथा नियंत्रण करना, बीमा व्यवसाय करने वाली सभी बीमा कंपनियों के कारोबार का विनियमन तथा नियंत्रण करना, रेगुलेशन एंड कंट्रोल, विनियमन मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल, रेगुलेटरी इसका नाम ही है, विनियमन तथा नियंत्रण करना। ये जो है इरडा का 3 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो। इसी को अगर 5 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं तो फिर और उसके पॉइंट बढ़ जाएंगे कार्य के, बाकी स्थापना है, मुख्यालय है,
वर्तमान अध्यक्ष है वो तो लिखना ही लिखना है। अंतर कहां पर आ जाएगा, इसकी कुछ पॉइंट और बढ़ जाएंगे कार्य से। ठीक, हालांकि इसका 6 नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है नोट्स में, पूरा इरडा का क्वेश्चन है, उसमें मैटर है, नोट्स में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये इंश्योरेंस वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसमें अलग से क्या देखना पड़ेगा, इसमें कुछ स्कीम्स जो हैं और वो भी करंट अफेयर्स की, बीमा संबंधी कुछ स्कीम्स जो लॉन्च हुई हैं, भारत सरकार द्वारा उनको लॉन्च किया गया है, उन स्कीम्स को हमें तैयार करना पड़ेगा, जो नई हैं, ज्यादा चर्चा में रही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में या 5 या 6 नंबर में बन सकते हैं। ये अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित ही आती हैं, पुरानी नहीं पूछी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज ये टॉपिक पूरा हो जाता है। मैंने